हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर को। और देखिए, यहां से अपन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे 11th क्लास को। कैसे पढ़ेंगे 11th क्लास में, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे 11th क्लास में, क्या क्या मिलेगा फिजिक्स में पढ़ने को। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो यहाँ पे अपन पढ़ने क्या आए हैं, फिजिक्स को। तो देखिए, पहले अपन को ये क्लियर करना चाहिए कि फिजिक्स एक्चुअलिटी में क्या है। ये अगर अपन को क्लियर हो जाता है कि फिजिक्स क्या है, तब अपन इसके अंदर की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब से सबसे पहले अपन को ये जानना है कि फिजिक्स एक्चुअलिटी में क्या है, तब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप चीजों को इजीली वे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अपने चैनल बॉन्ड फिजिक्स क्लासेस नामक चैनल में मैं पूरी की पूरी फिजिक्स 11th की आपको कवर कराने वाला हूं। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो के साथ। तो आपको सारा का सारा फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले अपनी बात आती है फिजिक्स की। तो ये अगर अपन को ये फिजिक्स वाले टॉपिक को जानना है, तो इससे पहले अपन को क्या जानना पड़ेगा, साइंस। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स है, एक ब्रांच है साइंस की। किसकी? एक साइंस की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो इसको अपन जानने से पहले किसको जाने, साइंस को जानना पड़ेगा। फिजिक्स को जानने से पहले अपन को किसको जानना पड़ेगा, साइंस को। किसको जाने, पहले अपन इसको साइंस को जान लेते हैं। तो साइंस अगर अपन को पता पड़ जाता है तो अपन फिजिक्स को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्रांच है। तो साइंस की 3 मेजर ब्रांचेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। ये 3 ब्रांचेस हैं। अब तो अपन को सबसे पहले किसको बात करें, साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर साइंस अगर अपन को आपको समझ में आ जाता है, तो साइंस इजीली आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो इसकी ब्रांचेस तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएंगी। क्योंकि अपन को पहले किसको डिस्कस करना है, साइंस को। तो मैं आपको बता देता हूं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइंस एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन कंट्री से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये जो वर्ड है वो लैटिन कंट्री से लिया गया है। इस वर्ड को अपन कहां से लेते हैं, लैटिन कंट्री से। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा साइंस के जो वर्ड लिए गए हैं, या तो वो ग्रीक से लिए गए हैं या फिर वो लैटिन कंट्री से। तो ये किसका, एक लैटिन कंट्री का वर्ड है। लैटिन कंट्री का वर्ड है। वहां के लोग क्या बोलते थे, साइंटिया करके एक वर्ड बोला करते थे। क्या बोलते थे? साइंटिया करके एक वर्ड बोला करते थे। इस साइंटिया का मतलब, देखिए साइंस की जो स्पेलिंग है वो साइंस से रिलेटेड है कि नहीं है, SCIENC, यहां तक तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पे TIA को उन्होंने इस तरीके से लिख दिया, साइंटिया। साइंटिया का मतलब अगर अपन बात करें जनरल अपनी नॉलेज की बेसिस पर, तो ये क्या होता है, नो। तो नो से अपन को नॉलेज मिली। नो से क्या करते हैं, नॉलेज बना हुआ था। तो नो मीन्स क्या होता है, हिंदी में अगर जानने की बात करें तो होता है जानना। क्या होता है, जानना। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है अपन को कि साइंस में हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या प्रूव हो रहा है कि साइंस में हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, या किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो क्लियर होता है, यहां से ये प्रूव आता है कि साइंस हमेशा किसी चीज के बारे में बताता है। साइंस हमेशा किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे पर क्लियर हो गया है कि साइंस में हम किसी भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहां से अपन को क्लियर होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इस वर्ड से ये तो क्लियर हो गया कि अपन क्या करेंगे, साइंस में किसी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आई। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन से और बात कर लेते हैं साइंस से। साइंस की जो डेफिनेशन है उससे और क्लियर कर लेते हैं। साइंस की जो डेफिनेशन आपको क्या बताती है, तो साइंस की सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली सिस्टमैटिक and logically
स्टडी ऑफ नेचुरल phenomenon and laws। देखिए क्या क्या बोल रहा है साइंस कि सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली स्टडीज ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड लॉस। किसी भी लॉ और नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि नो मीन्स जानना, तो जानने की कोशिश करते हैं उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, साइंस। लेकिन इसमें भी इस डेफिनेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी चीज को जानने का तरीका भी होता है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल तरीके से किसी भी चीज को अगर स्टडी की करते हैं तब उसको साइंस बोलेंगे। अगर किसी भी चीज के बारे में अपन सिस्टम से जानते हैं, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल तरीके से किसी भी चीज को अरेंज करके किसी भी चीज को इनोवेट करते हैं तो उसको अपन साइंस बोल सकते हैं। किसी चीज को डिस्कवर करना है तो उसका डिस्कवर करने का एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडीज ऑफ नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड टू द साइंस। देयर आर द 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्या बोल सकती है, देयर आर 3 ब्रांचेस। देयर आर द मेजर 3 ब्रांचेस, ऐसे लिख सकते हैं, मेजर देयर आर मेजर 3 ब्रांचेस। नंबर 1 क्या है, केमिस्ट्री। नंबर 2 बायोलॉजी। नंबर 3 फिजिक्स। तो इतनी कहानी तो अपन को साइंस के बारे में डिस्कस करने को मिल जाती है। मतलब इतनी चीजें अपन को साइंस में पता कर लेते हैं कि साइंस में अपन क्या करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं और फिजिक्स को पढ़ते हैं। यही ये इसकी ही ब्रांच है। तो यहाँ पे अपन किसको पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को। किसको पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को। तो आपको मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स एक्चुअलिटी में क्या है। अब यहाँ पे अपन को क्लियर तो हो गया है कि साइंस में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली स्टडीज ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड लॉज। तो नेचुरल फेनोमेना और लॉज से क्या बनता है, केमिस्ट्री बनती है, बायोलॉजी बनती है और फिजिक्स बनती है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि साइंस में अपन क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं। अपन को केमिस्ट्री के बेसिस पर साइंस पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के बेसिस पर कौन से साइंस को पढ़ते हैं, बात यहाँ पे अब आती है कि केमिस्ट्री के बेसिस पर अपन कौन से साइंस को पढ़ते हैं। साइंस तो केमिस्ट्री में भी है, साइंस बायोलॉजी में भी है, साइंस फिजिक्स में भी है। तो इनके क्या होता है कि साइंस का जो एरिया है या साइंस की जो फील्ड है वो बहुत बड़ा था, उसको एक साथ कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सिस्टम या किसी भी चीजों के बारे में उनको अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, ब्रांचेस बना दी। जैसे कि बात कर लेते हैं अपन साइंस की। तो साइंस को अपन ने कितने 3 मेजर पार्टों में डिस्कस किया है, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, देन आफ्टर फिजिक्स। तो देखिए यहां पे इन ब्रांचेसों को कैसे रखा गया है, कैसे बनाया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री की बात करें पर सबसे पहले किसकी बात करें, केमिस्ट्री की। देन आफ्टर अपन फिजिक्स की बात करेंगे, देन बायोलॉजी, फिर देन आफ्टर फिजिक्स। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करें। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें अपन सब्सटेंस के ऊपर स्टडी करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं केमिस्ट्री को, स्टडी ऑफ सब्सटेंस
and their composition. And their composition and properties. And them changes. तो देखिए क्या है, केमिस्ट्री में अपन को क्या पढ़ने को मिलता है, ये पूरी कहानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको ये पूरा समझा सकती है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं केमिस्ट्री में, तो अपन सब्सटेंस के ऊपर स्टडी करेंगे। किसके ऊपर? सब्सटेंस के ऊपर स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाती है। और उनकी सब्सटेंस के ऊपर कंपोजिशन की स्टडी करना। कंपोजिशन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस को आपस में 2 या 2, 3, 4 सब्सटेंसों को आपस में कंपोज कर देना, मिला देना और उनके ऊपर से एक नया सब्सटेंस बना देना। केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर उनको कंपोज किया जाता है और वो नया सब्सटेंस बन के आता है। तो उसमें कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैसेस बनना, गैसेस से सॉलिड बनना। ये सारी चीजें क्या होती हैं? चेंजेस हो सकती हैं। कलर चेंज करना, हीट इवेल्युएट करना, लाइट इवेल्युएट करना, ये सारी बातें अपन को केमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन है और कार्बन ने ऑक्सीजन का, 2 सब्सटेंस आपस में कंपोज होकर क्या करेंगे? एक नया सब्सटेंस बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। इनकी पहले की प्रॉपर्टी से कंपेरिजन करें तो इसकी प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट होगी और इसका शेप भी, साइज भी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसका जो भी स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा केमिस्ट्री में चेंज हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं? किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन मतलब उसको मिला देना, उसको मिला देना और ये सारी बातों पर डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो केमिस्ट्री, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड देयर उनके चेंजेस पर, इन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अपना बात केमिस्ट्री की तो नहीं है, केमिस्ट्री की तो अपन बात करने वाले नहीं है। डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज होती हैं वो सारी की सारी केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सराउंडेड अवर सराउंडेड में जो भी चीज होती है वो सारी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती है। एसिड, बेस, सॉल्ट हो गया, कार्बन के कंपाउंड हो गए, ये सारी कैसी केमिस्ट्री की कहानी है। तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ी थी। अब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है? बायो प्लस लॉजी, ये 2 वर्डों से ये बायोलॉजी मिलकर बना हुआ है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडीज। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडीज। तो यहाँ पे क्या क्लियर होता है कि बायोलॉजी की अगर बात करें कि स्टडीज ऑफ लाइफ, स्टडीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर अपन लाइफ के ऊपर स्टडीज करते हैं तो उसको अपन बायोलॉजी का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर लाइफ क्या चीज हो सकती है? पहले बात है अपना कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ कैसे किसी भी चीज के अंदर हो सकती है। या तो वो क्या करता हो? न्यूट्रिशन लेता हो। कोई भी चीज जो न्यूट्रिशन लेता है, देन आफ्टर रेस्पिरेशन करता है, देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे अपन सांस लेते हैं, खाना खाते हैं तो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। देन आफ्टर जो भी कुछ बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद जो कुछ बचता है उसको एक्सक्रीशन कर बाहर निकालते हैं बॉडी के। तो ऐसी कि अगर कोई भी चीज कर रही है तो वो लाइफ के अंदर आती है। तो ये लाइफ 2 तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो ये क्या कर सकती है लाइफ, जैसे कि अगर बात करें प्लांट के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्लांट भी क्या है? लाइफ के अंदर आता है और एक एनिमल के अंदर करते हैं। तो अपन 2 तरीके से कुछ को इनकी ब्रांचेसों को पढ़ते हैं, एनिमल वाइज और प्लांट वाइज स्टडीज होती है बायोलॉजी में। तो उन पर मतलब कोई भी चीज है लाइफ में, अगर उसके अंदर जिंदगी है, जीवन है,
तो उसके ऊपर स्टडी करना मतलब बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करना होता है। तो ये कहानी बायोलॉजी की आती है। अब अपन बात करते हैं, तो ये तो छोटा छोटा अपन ने इनके ऊपर डिस्कस कर लिया। अपना मेन कॉन्सेप्ट का क्या होता है, साइंस की ब्रांचों को चेंज कर लिया है कि यहाँ पे अपन लाइफ के अंदर जो भी चीज आती है उसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर आपकी डेली लाइफ में जो भी चीज यूज होती है उसको अपन क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और नेचुरल फेनोमेना से जो प्रोसेस होती हैं उनको अपन इसमें पढ़ते हैं। तो ये ग्रीक कंट्री का एक वर्ड है, इसका ये ग्रीक कंट्री का वर्ड है। ग्रीक वर्ड था फ्यूसिस। क्या था, फ्यूसिस। क्या वर्ड है, फ्यूसिस नाम एक वर्ड था। वहां ग्रीक कंट्री के लोग इस वर्ड को लिया करते थे, जिसका मतलब अपन बात करें तो इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है, नेचर। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या प्रूव हुआ कि नेचर वाइज स्टडी करना किसी भी चीज के ऊपर, नेचर पर स्टडी करें तो अपन उसको बोलेंगे फिजिक्स। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ है, फिजिक्स की जो डेफिनेशन निकल के आती है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या निकल के आती है यहाँ पे, तो फिजिक्स की डेफिनेशन आपकी ये निकल के आएगी। फिजिक्स की डेफिनेशन अपन यहाँ पे इसको फिजिक्स को अपन अच्छे से पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है, फिजिक्स को ही स्टार्ट करना है। तो अपन फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें अपन को बेसिक बनाती हैं, क्योंकि ये अपन को जरूरी है। फिजिक्स को अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स का मतलब क्या है, पहले ये बात होती है फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है, इस फिजिक्स वर्ड का मतलब कहाँ से है, ये इसका नाम, ये इसकी स्पेलिंग यही क्यों बनी। तो ये सब बातें यहाँ पे क्लियर होती है। ये ग्रीक कंट्री का एक वर्ड है, जो ग्रीक कंट्री में वहां के लोग क्या बोलते थे, एक फ्यूसिस करके एक वर्ड बोला करते थे। क्या वर्ड बोला करते थे, एक फ्यूसिस करके, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। क्या होता है, नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि नेचर के ऊपर स्टडी करना मतलब फिजिक्स है। तो स्टडीज ऑफ नेचर, नेचुरल फेनोमेना, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, ऐसे लिखेंगे, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं, इसको अपन फिजिक्स बोल सकते हैं कि नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना के ऊपर स्टडी जो अपन करते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स बोल सकते हैं। और ये जो वर्ड कहां से लिया गया है, ग्रीक कंट्री से वर्ड लिया गया है। तो अपन बोल सकते हैं वर्ड फिजिक्स इज विच इज कमिंग फ्रॉम टू द ग्रीक वर्ड। इट्स मीन्स बाय नेचर, it can be defined as the follow and systematic and logically studies of natural phenomena। इसमें भी अपन बोल सकते हैं ये भी कैसा, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकली स्टडीज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड टू द, कैसे बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकली स्टडीज, यहां से अपन कंटिन्यू करेंगे, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली स्टडीज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड टू द फिजिक्स। अब ये फिजिक्स को अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which the studies systematic and logical studies of properties of matter and natural phenomena is called to the physics। अब इसके अंदर अपन को फिजिक्स की बातें तो कर ली अपन ने, तो इसमें फिजिक्स में अपन को दो चीजें, नेचुरल फेनोमेना में भी अपन को दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक तो होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। एक होता है मैटर
और दूसरा होता है एनर्जी। एक तो अपन को मैटर पढ़ने को मिलेगा और एक होता है एनर्जी। तो मैटर क्या होता है, पहली बात ये आ जाती है कि व्हाट मीन्स अ वर्ड ऑफ मैटर। क्या मतलब आएगा कि वर्ड मैटर वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर ये अपन को पता पड़ जाता है तो अपन क्या करेंगे, इनके बीच में जो भी स्टडीज होती है तो या तो मैटर के ऊपर हो रही होगी या फिर एनर्जी के ऊपर होती है। तो अपन को ये क्लियर हो जाए कि एनर्जी और मैटर है क्या चीज। तो मैं आपको बता देता हूं, मैटर वो चीज होती है कि कोई भी क्या है, मैटर की बात करें तो मैटर क्या है, एनीथिंग have a mass, anything have a mass and occupy the space. By the space is called मैटर। एग्जाम्पल में बात करें, कोई भी सॉलिड, मेटल, नॉन मेटल, वुड, स्टोन, मेटल, नॉन मेटल, वुड, स्टोन, टेबल, चेयर, ईटीसी। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती हो, मास हो और उसके अंदर क्या हो, जगह घेरती हो, ऐसी चीजों को अपन क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। किसकी, एनर्जी की। जैसे कि अपन बात करें मैटर की, थोड़ा मैटर पे और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपन अपने अंदर कोई मास होता है और अपन कहीं किसी जगह बैठ जाते हैं तो वो क्या करती है, एनर्जी मतलब सॉरी जगह भी घेरती है। तो ये क्या हो गया, मैटर। और मैटर क्या होती है, एनीथिंग हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट इज इक्वल टू द मैटर। अब एनर्जी के अंदर ना तो कोई मास होता है और ना कोई ये जगह घेरती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो ना तो मास हो, एनर्जी नाइदर हैव अ मास नॉर ऑक्यूपाई द स्पेस, एनर्जी नाइदर हैव अ मास एंड नॉर ऑक्यूपाई the space but felt by the sense organ, but felt by the sense organs। सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हूं, ऐसे कर सकते हूं। बट फेल्ट बाय द सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अपन उसको क्या कर सकते हूं, फील करते हूं। ऐसी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, साउंड एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी है। ये कभी, अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, क्या अपन को दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती।
क्या अपन इसको ये क्या कोई जगह घेरती है? नहीं घेरती। क्या इसके पास कोई मास होता है? नहीं होता। तो ये क्या है? एनर्जी हो गई। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था कि एनर्जी में neither have a mass and nor occupy the space but felt by the sense organs। तो ये क्या करता है, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन को कहीं पे टच हो जाती है तो फील अच्छे से होती है। देखो भाई, अगर बात करें अपन इलेक्ट्रिसिटी की तो वो तुरंत फील हो जाएगी। अगर अपन बात करें लाइट तो तुरंत फील हो जाएगी, तुरंत अपन को गर्म लगने लगेगी। साउंड तो वो तुरंत फील हो जाती है, लेकिन ना तो उसको कहीं वो जगह गिरती है, ना कहीं उसके अंदर मास होता है। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, अपन कोई एनर्जी कर रहे हैं, अपन कोई भी चीज को उठा रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी लग रही है, लेकिन वो एनर्जी अपन को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने बताया था एनर्जी के बारे में। देखो मैटर अपन को समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, जगह घेरती हो और उसके अंदर मास हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आइंस्टीन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन दिया था। क्या दिया था? मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन ने एक मास एनर्जी रिलेशन दिया था जिसको अपन बोलते हैं E=mc²। देखिए मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था, और यहां पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? E=mc²। तो यह c स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो भी जान लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। तो c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई भी चीज अगर इस कॉन्सेप्ट से चलती है कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ में वो मेंशन करती है कोई भी मास, तो वो एनर्जी बन जाता है। जैसे कि कोई भी एनर्जी है, सन से जो भी एनर्जी आ रही है अपने यहाँ पे आ रही है, तो वो क्या है? लाइट एनर्जी आ रही है, तो वो क्या है? पार्टिकल का मास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, और वो इसके कारण से वो सन से कहां पे आ रहा है? अर्थ तक आ रहा है। तो वो क्या है? एक एनर्जी के फॉर्म में रिलेट किया जाता है। m4 मास होता है यहाँ पे। m क्या है? एक मास है, और E4 क्या है? एनर्जी है। देख लो आप, E4 क्या है? एनर्जी। m4 मास ऑफ पार्टिकल। ऐसे है। तो ये एनर्जी और मास की कहानी हो गई। अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ साइंटिफिक मेथड है। क्या है? इसकी कुछ साइंटिफिक मेथड है कि कोई भी चीज को अगर अपन को जानना है तो उसके कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं। क्या होते हैं? उसके कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक मेथड किसी भी चीज को अपन को अगर इनोवेशन करना है या इन्वेंशन करना है तो वो कौन कौन से स्टेप से होकर जाएगा, तो वो चीज अपन को बतानी है। उसके कुछ स्टेप एक है साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं जिसको। साइंस, कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी भी चीज को अगर कोई भी साइंटिस्ट क्या करता हो, इनोवेट करता हो या फिर उसको जानने की कोशिश करेगा, या फिर कहीं भी कोई भी चीज की जाती है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपन को साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। साइंटिफिक के कुछ मेथड है जिनको अपन साइंटिफिक मेथड के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या है?
वो जान लें। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं वो जानेंगे। साइंटिफिक स्टेप वाइज द एंड लॉजिकल मेथड यूज्ड बाय द साइंटिस्ट फॉर रिसर्च वर्क इज कॉल्ड टू द साइंटिफिक मेथड। क्या बोल सकते हैं? सिस्टमैटिक स्टेप वाइज, सिस्टमैटिक स्टेप वाइज, systematic and stepwise and logical method used by the scientist is called scientific मेथड। क्या है ये? साइंटिफिक मेथड है। तो कोई भी सिस्टम को या कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में अपन को कोई इनोवेट करना है या इनोवेशन करना है या कहीं किसी चीज के बारे में अपन को खोज करनी है, तो उनको साइंटिफिक मेथड बताए गए हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? स्टेप वाइज कोई भी चीज को अपन को क्या करना है? एक स्टेप से करना है, स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी जैसे अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं तो क्या एक स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट क्लास, पहले अपन क्या करते हैं? नर्सरी में बैठाते हैं बच्चे को, फिर क्या करते हैं? उसको एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और वो क्या एक सिस्टम में फॉलो होते हुए सारी चीजों को अच्छे से समझता चला जाता है। अगर अपन को कोई भी चीज इनोवेट करनी है साइंस में, तो अपन पहले क्या करेंगे? कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए अपन अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है पहला ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। दूसरा हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस। तीसरा क्या है? टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी, टेस्टिंग एंड वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 4 है आपका फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। इतने स्टेप से किसी भी व्यक्ति को अपने इनोवेशन करना, अगर नया इनोवेशन करना है तो इतने स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। पहला है ऑब्जर्वेशन, देन आफ्टर हाइपोथेसिस, देन टेस्टिंग, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपनी बात की जाती है कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। अगर अपन कोई भी चीज, जैसे कि अपन ये पेन बनाया, तो पेन बनाने हैं तो पहले सबसे पहले उस चीज को ऑब्जर्व करना होगा कि मैं किस तरीके से चीज को करूंगा, क्या करूंगा, कैसे मैं इसका मॉडल तैयार करूंगा। ये सारा इमेजिनेशन अपन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीजें लगनी चाहिए, कैसी होगी, क्या क्या परेशानी व्यक्ति को आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे। ये सारी बातों को, इसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इसका एक पर्टिकुलर एक लेआउट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे सारी बातें, ये अपन को सारी चीजों के बारे में ऑब्जर्व करने की बात करता है। सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार करना पड़ता है। तो वर्किंग मॉडल तैयार करके उसको यहाँ पे हाइपोथेसिस में कनेक्टिविटी में रखना पड़ता है। और वर्किंग मॉडल तैयार करने के बाद उसकी चीज को, जो अपने काम करना चाह रहे हैं, जैसे अपन को आउटपुट चाहिए वो वैसे काम कर रहा है, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में, और वो टेस्टिंग करने के बाद ये कब तक चलेगा इसकी बारे में भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसकी वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहा है कल खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनोवेशन की उसकी वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ती है। फिर अगर वैलिडिटी जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा काम कर रहा है, और उसकी वैलिडिटी भी दो तरीके से, अगर वैलिडिटी इनफाइनाइट है तो उसको अपन बोलते हैं लॉ में, किसमें? फॉर्मेशन। उसको, उस चीज को अपन
लॉ नाम दे देंगे, अगर उसकी वैलिडिटी इनफाइनाइट नहीं है तो उसको अपन प्रिंसिपल या थ्योरी नाम दे देते हैं कोई भी चीज को। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, सारे सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारी कहानी है फिजिक्स की कॉन्सेप्ट की। अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आने वाली वीडियो में अपन ये जानेंगे कि इसकी ब्रांचेस कैसे कैसे, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन सी ब्रांचेस किस किस के तरीके से काम करती है। 11th में कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ना है, 12th में कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ना है, बीएससी में कौन सी ब्रांचेस रखी जाती है, एमएससी में कौन सी ब्रांचेस रखी जाती है, ये सारी बातें अपन आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। धन्यवाद।